हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बेसिकली जो फर्स्ट चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों कमेंट आ रहे थे कि मैम हम लोगों ने बुक कंप्लीट कर ली है, प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए ताकि हम रिवाइज कर सके, देख सके कि हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हुए नहीं हुए। तो अब मैं यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इन 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दे रही हूँ। उसके बाद कल मैं आप लोगों को सेकेंड चैप्टर और जो हमारा 6 चैप्टर है उसके क्वेश्चन मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगी बहुत जल्दी। उसके बाद 1 मार्क्स के एमसीक्यू, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को 1-2 दिन में बहुत जल्दी मिल जाएंगे आंसर के साथ। और साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए या उसका आंसर कैसे लिखना नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। जिस तरह से मैं आप यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रही हूँ उस तरह से मैं आपको आंसर लिख के भी दिखा दूंगी कि इसी तरह से कि कैसे आपको आंसर प्रिपेयर करना है। 2-4 क्वेश्चन जिनमें आपको डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, उसके हिसाब से मैं आपको, या कोई क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिल रहे हो या कैसे लिखना है आंसर, बेसिकली लॉन्ग आंसर्स कैसे आंसर कंप्लीट करना है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे। मतलब यहाँ पे मैं आंसर का फॉर्मेट लिख के दिखा दूंगी ताकि आपको आंसर अच्छे से लिखना आ जाए। बट कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स होते इसीलिए ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट के। तो आपको पता है सबसे पहला ये टॉपिक हमारा है, व्हाट वाज द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। इसमें आप लोगों को याद रखना है कि ये स्टार्ट कब हुआ था, किन 2 देशों के बीच में था, किसको लेकर था, ठीक है। तो और ये जो कोल्ड वॉर जब बिल्कुल पीक पे था तभी ये प्रॉब्लम आई थी। तो क्यूबा के बारे में आपको अच्छे से याद करना है। 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा नैम। नैम इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि आपको पता है चैप्टर के साथ भी नैम वर्ड जुड़ गया है। तो इस वजह से इस टॉपिक की जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि नैम की पॉलिसी क्या थी, इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, किन देशों ने इसको बनाया था, कब इसका फर्स्ट मीटिंग हुई थी, ये सब चीज़ें आपको नैम के बारे में अच्छे से याद करना है। दूसरा क्वेश्चन आपको पता होगा कि इंडिया ने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया था, नैम की पॉलिसी अपनाई थी। तो वाई डिड इंडिया नॉट ज्वाइन एनी ब्लॉक ऑफ 2 सुपर पावर्स, कि क्यों इंडिया ने किसी भी दोनों सुपर पावर के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया था। नेक्स्ट है कि नैम इज नॉट अ पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन एंड न्यूट्रलिटी, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। तो मैंने आपको बताया था कि नैम ना तो आइसोलेशन की पॉलिसी थी ना तो न्यूट्रलिटी की पॉलिसी थी, क्योंकि आइसोलेशन का मतलब होता है कि अपने आप को पूरी तरह से वर्ल्ड से आइसोलेट कर लेना, यानी कि वर्ल्ड के अफेयर में कुछ भी हो, पूरी दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी हो, हमें उनसे मतलब नहीं है। जबकि ऐसा नहीं था। नैम के भारत के साथ बहुत से देशों ने, जब 2 देशों के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन हुई, कन्फ्लिक्ट हुए, तो उन्होंने एज ए मीडिएटर उनको समझाया, वॉर जैसी सिचुएशन को रोका भी है। तो इसलिए आइसोलेशन तो बिल्कुल भी पॉलिसी नहीं थी। उसके बाद न्यूट्रलिटी भी आपको पता है कि किसी भी कंडीशन में हमें वॉर पे नहीं जाना है, बट ऐसा नहीं, अगर कोई वॉर करेगा, हम पे अटैक करेगा, उसका जवाब भी हमें देना ही पड़ेगा। तो ये आपको अच्छे से करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था कि वाई एंड व्हेन, कि कब और क्यों इंडिया ने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया था। कब किया था ये तो आप लोगों को पता ही है कि 1971 वॉर के बाद इंडिया ने साइन किया था, और क्यों किया था ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि वाई सुपर पावर वांट टू अलाइव विद द स्मॉल नेशन, कि इतने बड़े सुपर पावर खुद है, उनके पास सारी टेक्नोलॉजी है, फिर उनको छोटे छोटे देशों के साथ ग्रुप बनाने की क्या जरूरत थी। तो ये भी आपको आंसर आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा कि रिसोर्सेज के लिए, टेरिटरी के लिए, ठीक है, इन सब वॉर में जो भी एक्सपेंस हो उसको बेयर करने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए बेसिकली सुपर पावर ने छोटे छोटे देशों के साथ ग्रुप बनाया था। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय द कोल्ड वॉर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोल्ड वॉर क्या था, कब और क्यों कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। कब आपको पता है 1945, जैसे ही हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, फर्स्ट कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। कब खत्म हुआ ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, कोल्ड वॉर भी क्या हो गया, खत्म हो गया। वाई वॉज द नाटो कॉल्ड वेस्टर्न अलायंस, कि नाटो को वेस्टर्न अलायंस क्यों कहा गया, वॉर्सो पैक्ट को ईस्टर्न अलायंस क्यों कहा गया। तो पता है कि नाटो के अंदर बेसिकली कौन कौन से देश थे, आपको ये भी पता होना चाहिए। कब इसको बनाया गया ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेसिकली कि विच 2 आइडियोलॉजी इन्वॉल्व इन कन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, कि कौन सी 2 आइडियोलॉजी, यानी कि आपको पता है कि जो अमेरिका है बेसिकली डेमोक्रेसी कैपिटलिस्ट मॉडल चाहता था और उसने अपनाया था। जो यूएसएसआर था वो सोशलिज्म कम्युनलिज्म बेसिकली तो था, उसको फॉलो करता था। तो ये 2 आइडियोलॉजी थी और ये दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे।
तो ये आपको बताना है दोनों की कौन सी दो आइडियोलॉजी थी और किस तरह इसने कोल्ड वॉर एरा को जन्म दिया। फिर क्वेश्चन सबसे लास्ट में आता है कि आज के टाइम में क्या नैम की रेलिवेंस है, क्योंकि अब तो बाइपोलैरिटी का जो पीरियड जो है खत्म हो चुका है। तो ये आपको आंसर ढूंढने हैं, और कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिले या समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर आपको लिख के यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चैप्टर सेकंड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि चैप्टर सेकंड में बहुत सारे न्यू टॉपिक हमारे ऐड हुए, काफी लेंदी हो गया। तो चैप्टर सेकंड और जो चैप्टर 6 है ग्लोबलाइजेशन, इसके जो वीडियोस है के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको कल अपलोड कर दूंगी, बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम सेकंड को स्किप करके थर्ड की बात करते हैं, न्यू सेंटर ऑफ पावर। इसमें कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं, तो इसमें आपको याद रखना है कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें EU, आसियान, सार्क और जो ब्रिक्स अभी नया नया जुड़ा है, इन सब के ऑब्जेक्टिव, फाउंडिंग डेट, कौन कौन से इसके मेंबर हैं, वो आपको अच्छे से आने चाहिए कि कोई ना कोई एक टॉपिक इसके ऊपर एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। उसके बाद फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए 1 मार्क्स के हिसाब से कि CTBT क्या है, साफ्टा क्या है, आसियान का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि 1 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंचशील, पंचशील का मतलब क्या है और इसके कौन से 5 प्रिंसिपल थे। ये भी आ सकता है कि इन दो देशों के बीच में हुआ था, कब पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था। तो ये सब आपको इसके चैप्टर में से करने हैं। उसके बाद कह रहे मेंशन एनी 4 स्टेप टेकन बाय चाइना टू इम्प्रूव इट्स इकोनॉमी, कि चाइना ने कौन कौन से स्टेप लिए थे अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए। फिर नेक्स्ट है कि मार्शल प्लान क्या था, और हाउ डिड पेव द वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OEEC, ये किस तरह से OEC बना था। फिर इंडो चाइना रिलेशन प्री एंड पोस्ट कोल्ड वॉर, कि कोल्ड वॉर से पहले कैसे रिलेशन थे, कोल्ड वॉर के बाद कैसे रिलेशन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन विच वे डिड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ चाइना बेनिफिट्स इकोनॉमी, आप सबको पता है कि जिस तरह से इंडिया ने 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, चाइना ने भी किया था। तो उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से चाइना की जो इकोनॉमी थी एकदम से बूस्ट हो गई थी, बहुत तेजी से बढ़ी थी। तो बताना है किस तरह से उसको बेनिफिट हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्पाइट ऑफ इम्प्रूवमेंट द चाइनीज इकोनॉमी, कि चाइना की इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट होने के बावजूद आपको बताना है इसमें कि देयर हैव बीन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस अफेक्टिंग द पीपल ऑफ चाइना। हर देश में देखो जब भी कोई न्यू पॉलिसी आती है तो हम सभी लोगों को इक्वली बेनिफिट हो ऐसा नहीं होता है। सर देश में कुछ सेक्शन के लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उनकी हालत और खराब हो जाती है। तो किस तरह से कौन कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े इकोनॉमी में लोगों के ऊपर, ये आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है मेंशन एनी 4 फीचर ऑफ EU, कि जो यूरोपियन यूनियन था उसकी विशेषता बतानी है, कैसे वो एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री हम बात करें, चाहे पॉलिटिकल बात करें, चाहे इकोनॉमिकली बात करें, काफी वर्ल्ड में आज इन्फ्लुएंशियल एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है हाउ डिड EU एक्सरसाइज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस, जो मैंने बताया आपको कि तीनों ही, कभी भी कोई भी एक चीजें आ सकती है बट आपको तीनों ही प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, कि वो कौन कौन से कारण है जिसके कारण चाइना ने बहुत तेजी से ग्रो किया, वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द विजन ऑफ आसियान 2020, कि आसियान का विजन 2020 क्या है, किन किन उनके उद्देश्य है, क्या क्या लक्ष्य चाहते हैं, ये सब आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ये सारे क्वेश्चन आप होप आपको NCERT में मिल जाएंगे। अगर NCERT में कोई भी क्वेश्चन ना मिले तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आपको आंसर बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी। तो जब आप बताओगे तो ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि मैम इसका आंसर समझ नहीं आया या इसके आंसर आपको नहीं मिले। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 4 के साउथ एशियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो इसमें आपको पता ही है कि बेसिकली सभी देशों के बारे में, जैसे कि नेपाल है, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सब देशों के पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लिस्ट ऑफ 3 चैलेंजेस ऑफ टू डेमोक्रेसी नेपाल, कि नेपाल के डेमोक्रेसी में कौन कौन से 3 मेन चैलेंजेस थे जिसके कारण काफी टाइम तक नेपाल में संघर्ष चला डेमोक्रेसी के लिए, बट फाइनली 2006 में नेपाल को डेमोक्रेसी मिल गई। उसके बाद बांग्लादेश में कैसे डेमोक्रेसी आई, ठीक है, कैसे बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, वो आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद श्रीलंका में हमने देखा कि डेमोक्रेसी कभी खतरे में नहीं आई, लेकिन उनकी एक अलग प्रॉब्लम है एथनिक कन्फ्लिक्ट, कि वहां पर सिंहाला जो मेजॉरिटी पीपल है, तमिल माइनॉरिटी में है, तमिल और सिंहाला ग्रुप के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हमेशा होते रहते हैं
और जो तमिल के लोग हैं उन्हें लगता है कि उनको इग्नोर किया जाता है, उनके डेवलपमेंट की बात नहीं की जाती और इसीलिए वो इंडिपेंडेंट देश भी चाहते हैं, जिसके कारण कई बार उनके बीच तनाव टेंशन हमने देखा है। तो वो जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आपको अच्छे से डिस्कस करना है। उसके बाद कि साउथ एशिया क्या है, कौन कौन से इसके देश है, कौन कौन इसके मेंबर हैं, और साथ ही उसके फीचर्स आपको बताने हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान में किस तरह से मिलिट्री और डेमोक्रेसी बार बार बदलती रही है। और एक क्वेश्चन और भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी सक्सेसफुली क्यों नहीं चल पाई है, क्या रीज़न है कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ इंडिपेंडेंट हुए थे, बट भारत है तब से लेके आज तक बहुत ही सक्सेसफुली डेमोक्रेसी चली है, लेकिन पाकिस्तान में बार बार वहाँ पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसको हटाकर मिलिट्री बार बार रूल करती है। तो वो कौन कौन से रीज़न है जिसके कारण डेमोक्रेसी सक्सेसफुली नहीं चल रही है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आपको पता होगा कि साउथ एशिया के अंदर दो ऐसे देश हैं जिसमें हमने देखा कि दोनों वो देश हैं कि जहाँ पर इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक सक्सेसफुली डेमोक्रेसी चली आ रही है। तो वो इंडिया और श्रीलंका तो देश है, आपको पता होना चाहिए। बाकी इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत जल्दी आपको अपलोड कर दूंगी, मिल जाएंगे आपको। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुछ आपको पता हो, कुछ न्यू टॉपिक भी ऐड हुए हैं तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन, कि यूएन क्यों बनाया गया था। आपको ये भी करना है 1 मार्क्स के लिए कि कब बना था, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, उसके 6 ऑर्गन में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो सिक्योरिटी काउंसिल ही है। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिले। उसके बाद राइट मेन प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन, जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है वो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद गिव एनी 4 आर्गुमेंट सपोर्ट ऑफ इंडियाज परमानेंट मेंबरशिप टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। आपको पता होगा कि पिछले कुछ सालों से भारत बहुत ही स्ट्रांगली कोशिश कर रहा है कि उसको परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए, क्योंकि परमानेंट मेंबरशिप के जो क्राइटेरिया जारी किया गया था, भारत को लगता है कि वो क्राइटेरिया सभी वो फुलफिल कर रहा है और इसीलिए उसको परमानेंट मेंबरशिप मिल जाना चाहिए। बट आपने आगे ये भी देखा कि भारत के लिए जो रास्ता वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्राइटेरिया हैं जो कि दूसरे देश भी फुलफिल करते हैं। जैसे जापान भारत से ज़्यादा डेवलप देश है, तो वो उसका कंट्रीब्यूशन भी भारत से ज़्यादा है यूएन के बजट में, तो जापान अपनी मेंबरशिप के लिए दावा करेगा। तो ये सारी दिक्कतें भारत को आ सकती है। तो पहले हम बताएंगे भारत ऐसा क्यों आर्गुमेंट दे रहा है, वो आपको रीजन पहले यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है गिवन 3 आर्गुमेंट सम ऑफ द कंट्री विच अपोज द इंक्लूजन ऑफ इंडिया इन अ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एज अ परमानेंट मेंबरशिप, कि वो कौन से मतलब आर्गुमेंट बताना है, क्योंकि कुछ जो देश है जब भी यूएन के परमानेंट से भारत डिमांड करेगा तो कौन कौन से जो प्रॉब्लम है जो अपोज करेंगे उनको बेस बनाएंगे, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WTO, कब ये बना था, इसके क्या फंक्शन है, ये आपको अच्छे से करना है। दूसरा नेक्स्ट है कि व्हाट इज अ ह्यूमन राइट वॉच, कि ह्यूमन राइट वॉच क्या है, क्या मेन कहना है वर्ड डिस्क्राइब इट्स मेन कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट के कंट्रीब्यूशन में क्या इसका योगदान है, ये आपको अच्छे से बताना है। नेक्स्ट है व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू स्ट्रेंथन द यूएनओ, यूएन को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से काम कर सके, उसमें क्या क्या स्टेप हमें उठाने चाहिए, क्या क्या रिफॉर्म करने चाहिए, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट स्टेट एनी 4 क्राइटेरिया दैट हैव बीन प्रपोज्ड इन रिसेंट ईयर ऑफ न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें बेसिकली क्राइटेरिया बता रखा है कि न्यू परमानेंट मेंबर के में क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए उसको बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए। फिर उसके बाद शॉर्ट नोट है WHO पे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ और यूनेस्को। ये सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको अच्छे से इनकी फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए और इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट कम से कम 8-10 लाइन के आपको बनानी चाहिए। अगर आप आई होप आपको सभी आंसर मिल जाएंगे। कोई भी आंसर अगर आपको नहीं मिलता है या किसी तरह की कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, बहुत जल्दी मैं आप लोगों को इसके आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगी। इसके साथ जो कल है सेकंड चैप्टर, क्योंकि सेकंड चैप्टर बहुत लेंदी हो गया है, क्योंकि थर्ड चैप्टर के भी कुछ पार्ट उसमें मर्ज कर दिए गए। सेकंड पहले से ही बहुत लेंदी है। उसके बाद जो न्यू टॉपिक है जैसे कि अरब स्प्रिंग, मिडल ईस्ट क्राइसिस, CIS, इन सब टॉपिक उसमें ऐड कर दिया गया है। तो इसीलिए ये सेकंड चैप्टर और जो 6th ग्लोबलाइजेशन है, कल आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके अलावा जो फर्स्ट बुक के सभी चैप्टर के MCQ 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी विद आंसर, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए,
और बहुत से बच्चों ने कहा था कि मैम हमारे सिलेबस कंप्लीट हो चुके, कोई बात नहीं, मैंने रिवीजन मॉक टेस्ट भी बना रखे हैं। जिन जिन बच्चों को ज़रूरत है ताकि वो प्रैक्टिस कर सके, देख सके कि उसमें उन्हें सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं या कोई दिक्कत है, तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि हमने दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे से ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, हमने उनको प्रोवाइड किया है। अगर आप में से भी किसी बच्चों को इस तरह की रिविजन टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या किस तरह के आंसर्स लिखना है, लॉन्ग आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उसको लिखना है, तो ये सब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप सब भी, ऐसा नहीं है कि जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है उसमें 100 आउट ऑफ 100 नहीं आते। मैं आप लोगों को कहती हूँ, कभी लोग को जो गलत धारणा बनी हुई है कि 99 100 मार्क्स थियोरेटिकल सब्जेक्ट में नहीं आते। बहुत से बच्चे मेरे लेकर आए, इस साल भी लेकर आएंगे, तो आप भी उस लोग बच्चों में शामिल हुए। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आए, तो बहुत जल्दी मैं लाइव भी होंगी, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम जो है आप लोग मुझसे डायरेक्ट पूछ सके। तो ये भी मैं चाहती हूँ, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कम से कम हफ्ते में 2 बार मैं लाइव होकर आप लोगों के क्वेश्चन लूँ, आप लोग को 1 मार्क्स के क्वेश्चन की रिवीजन कराऊँ। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे लाइव क्लासेस के लिए, लाइव डाउट पूछने के लिए, तो मैं भी वो आप लोगों को बहुत जल्दी लाइव होंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कितने स्टूडेंट लाइव क्लासेस दोबारा से लेना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे तो बहुत जल्दी मैं लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करूँगी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के लिए। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।